अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8, हिस्ट्री का लेसन नंबर 8, जिसमें है पहले जंग अजीम और हिंदुस्तान किस तरीके से हुआ। जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर और हिंदुस्तान इंडिया कैसा हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, पहली जंग कब हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसमें 8.3 में देखेंगे हम जो जिसमें हुआ था वर्ल्ड वॉर और इंडिया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया है, और 8.3 के सेकंड पार्ट में सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इन्होंने बताया है। फिर 8.4 में उन्होंने कहा है कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर जो जंग अजीम हुई थी, सबसे बड़ी जंग जो हुई थी पहली दूसरी, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरीके का हुआ। जैसे कि आपको पता है कि हर एक जगह पे या हर कोई जगह पे अगर कोई जंग हो जाती है या कुछ जैसे हम लोग बोलेंगे कुछ बहुत बड़ी जैसे हम झगड़े हो जाते हैं या फसाद हो जाता है, इस तरीके से सोचो एक छोटे लेवल पे, क्योंकि हम लोगों ने जंग वगैरह देखा नहीं है, हम वो टाइम के लोग नहीं है कि हमने जंग कैसी होती है किस तरीके से होती है ये हमने नहीं देखा है। लेकिन जंग होने के बाद या छोटे लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा फसाद जब होता है वो एक जंग के जैसा ही होता है, और वो चीज़ों की वजह से अतराफ़ की चीज़ों पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 सेंचुरी में जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें दीज वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द सेंचुरी। विटनेस में दो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, ये बहुत बड़ा सेंचुरी में जो हुए थे। इट चेंज द वर्ल्ड सैनेरियो, वर्ल्ड का सैनेरियो, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हुए। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसा हुआ। वर्ल्ड वॉर तो हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ का अतराफ़ की चीज़ों का अपने ऊपर भी इम्पैक्ट होता है ना। जैसे कि अभी जो कोरोना चल रहा था, कोविड-19 जो चल रहा था, तो उसको कुछ लोग कह रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है जिसमें कुछ वेपन्स नहीं यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक तो ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का बोलना वही है, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस हुए, वर्ल्ड लेवल पे आफतें आई, वर्ल्ड लेवल पे हर एक इंसान, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब लोग परेशान हुए हैं। तो एक वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल के भी हम लोग इसको सोच सकते हैं कि जिसमें वेपन तो कुछ यूज़ नहीं हुए, लेकिन लोग ज़रूर मारे गए। एक वायरस ने अटैक कर दिया था, या वो मेंटली हमारे ऊपर अटैक हो गया था, फिज़िकली किसी के ऊपर अटैक हुआ था, किसी ने इम्यूनिटी के तौर पे उसको बचाया या उसमें से बाहर निकले। बहुत सारे लोग अभी उसमें ही हैं, सोच रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग इसमें और मतलब उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। कुछ लोग ये चीज़ों को ईजी ले रहे हैं, और कुछ लोग ये चीज़ों को सोचते हुए भी अपनी लाइफ अच्छे से जीने की कोशिश कर रहे। तो वर्ल्ड वॉर जब भी होता है, या वेपन से हो या वेपन्स यूज़ ना हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लोगों के ऊपर होता है। जिसमें अब इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ वो देखेंगे। 8.1 में है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1980 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और इट वाज द कंपटीशन अमंग द यूरोप कंट्रीज़ में ये कंपटीशन था। मतलब यूरोप में ही इम्पीरियलिस्टिक्स जो एम्बिशंस थे, जो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग कंपटीशन में उतरे हैं और हम सबसे बढ़ के रहेंगे, तो उसमें ये अंदरूनी तौर पे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ क्या क्या वो देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि लास्ट लेक्चर्स में कि 19th सेंचुरी में हमने सेवरल इंडस्ट्रीज इन्वेंशन देखे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहा गया था, जिसमें हमने देखे कि बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फॉरेन कंट्री में, प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन किस वजह से बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही थी, उसके लिए जो
कच्चा माल जो लग रहा था, जो जिसको हम लोग बोलेंगे कि कुछ मटेरियल चाहिए होता है। मशीन्स केम इन टू यूज़ वेरियस प्रोडक्शन में, प्रोसेस में मशीन आएगी थी। यूरोप कंट्री में उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा था, मैकेनिज़्म उनका बढ़ रहा था, लेकिन उनको जो रॉ मटेरियल होता है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने के लिए इसके लिए एक रॉ मटेरियल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो रॉ मटेरियल उनको मिलना ज़रूरी था। उसके लिए उन्होंने वो जो रॉ मटेरियल है उसको पक्का करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बनाए, और फिर वो इंडस्ट्रीज़ का जो माल है या जो भी प्रोडक्शन है वो उन्होंने मार्केट में लाए। मार्केट में लाके उसको सेल करना था। वो सेल करते करते उन्होंने दोनों तरफ से एक नए नए उनका डेवलपमेंट होते गया, नए नए स्टेट्स उनके अंडर में आने लगे, और नए स्टेट्स में उनको अपने में इन्वॉल्व करना, या हम वहाँ जाना, वहाँ पे उनका डेवलपमेंट होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, ये चीज़ें उनको ज़रूरी लगने लगी कहीं ना कहीं। बहुत बार तो यूरोप देश में ये झगड़ों के वजह से वॉर होने का ख़तरा भी हुआ था। उसमें बहुत सारी जगह पे इन्होंने बड़े बड़े फिर उसके लिए उन्होंने सोल्जर्स वगैरह, पावरफुल नेशंस के हिसाब से उन्होंने अपने मिलिट्री पावर या आर्मी को इंक्रीज़ करना शुरू किया, कि कहीं ना कहीं अगर हमारे में क्लैशेस होते हैं तो हमारे पास आर्मी होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनके पास बढ़ती जा रही थी। अब इसमें कौन से देशों में आपस में लड़ाई हुई या ये सब चीज़ें हो गए, जो कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड है, फ्रांस, रशिया है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, ये जैसे जो कंट्रीज़ है वो ऑलरेडी एक्सपांड देयर एम्पायर्स। उन्होंने अपना एम्पायर जो है, अपना साम्राज्य है, अपना पूरा जो सब ग्रुप्स है उन्होंने वो बढ़ा लिए थे अफ्रीका और एशिया और अफ्रीका में ऑलरेडी दे एक्सपांड, वो फैल गए थे। उनका एम्पीरियर जो था वो फैल गया था। इन द प्री वर्ल्ड वॉर यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रशिया, फ्रांस और इटली, ये जो है जो नेशंस, ये प्राइमरी इम्पोर्टेंस थे, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। ये मेन थे, ये जो स्टेट्स थे ये बहुत मेन थे, और ये जो स्टेट है वो आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग से ग्रुप बनाए जा रहे थे। इन्होंने आपस में ही कंपटीशन लग गया था, उन्होंने अलग से अपने ग्रुप बना लिए थे, और उसमें उन्होंने डिस्ट्रक्शन वेपन्स बनाए, अपने प्रोडक्शन बढ़ाया, और अल्टीमेटली उन्होंने रिज़ल्ट के तौर पे उन्होंने पॉलिटिशियन सिचुएशन बनाई, और इसके वजह से यूरोप में वॉर होने का या आपस में उनके झगड़े होना शुरू हो गए थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसका मेन इमीडिएट कॉज क्या था वो देखेंगे हम लोग, है ना। इसको एक स्टोरी के जैसा याद रखो, किस तरीके से कहाँ क्या क्या हुआ, कौन से स्टेट्स में, राष्ट्र में, कौन से नेशंस में झगड़े हुए, कौन सा नेशन ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए, और फिर अब वेपन्स कैसे तैयार किए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें इमीडिएट कॉजेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थोड़े से अंदरूनी तौर पे इनके झगड़े हुए। जो ऑस्ट्रियन प्रिंस जो था, जिसका नाम आर्च ड्यूक फ्रांसिस जो था, फर्डिनांड, और उसकी जो बीवी थी वो सर्बिया में रहते थे, और सर्बिया में उनके एक सर्बियन जो था उसने उनका खून कर दिया था, और इसमें ये सब कुछ हुआ। इसमें सर्बियन लोग हैं उनका ही ये प्लान था, ऐसा इन लोगों को, ऑस्ट्रिया के लोगों को लग रहा था, ऑस्ट्रियन लोगों को लग रहा था। इस वजह से ऑस्ट्रिया जो है ये सर्बिया के अपोज में उन्होंने एक वॉर शुरू किए। उसमें रशिया जो था वो सर्बिया को हेल्प करने के लिए आया। ये दोनों जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने यूरोप के अनेक जो राष्ट्र थे उनको भी एक साथ ले लिया, स्टेट्स को। ऑस्ट्रिया और हंगेरी जो था वो सर्बिया के अपोज में खड़ा था। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया कि वो उनके साथ रहना चाह रहा था। जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया के बाजू से था। बेल्जियम जो था वो एक न्यूट्रल देश बोल के खड़ा था, लेकिन फिर भी जर्मनी जो था उन्होंने बेल्जियम का किसके भी बीच में कुछ भी नहीं था। फिर भी
जर्मनी जो है उन्होंने बेल्जियम के ऊपर अपना हल्ला बोल दिया था और वो भी उसके अंडर में आ गया था। फिर इंग्लैंड में इंग्लैंड को बेल्जियम ने साथ दी, उनके वो सपोर्ट में थे। फिर इंग्लैंड ने जर्मनी के अपोज में जाके वॉर किया। फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्किस्तान और बल्गेरिया, ये जो स्टेट थे वो एक साइड में हो गए, और इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया ये जो है एक फ्रेंड स्टेट बन गया, जिसको अलाइड स्टेट कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मित्र राष्ट्र, या जो राष्ट्र से उनकी फ्रेंडशिप होती है वो राष्ट्र इनका बना था। तो ये जो अलाइड स्टेट्स जो थे, जिसको मित्र राष्ट्र कहा जाता है, वो इसमें जो थे, इटली जो है ये इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया इनकी तरफ से हो गया और इनके ग्रुप में चला गया। इस वजह से जो है लास्ट स्टेज में अमेरिकन ज्वाइन इन द वीच अलाइड नेशन, और अमेरिका, ये महायुद्ध जो शुरू हुआ उसके आखिर में अमेरिका है जो है ये युद्ध में क्या हुआ, पार्टिसिपेट हो गया। तो इस तरीके से 1916 में जो है नेवल वॉज द फॉट इन द 1916 में जर्मनी और इंग्लैंड जो है, इसमें जूटलैंड जो था जर्मनी के पास था। इस यहाँ पे उनका नॉर्थ सी और जर्मनी नेवी वॉज द डिफिट। फिर रिजल्ट में पीस ट्रेटली इन द 1918 नोन एज द ट्रेटली ऑफ द वर्साइल्स, जिसको वाइसराय इनका बन गया वाइसराय, और उन्होंने अपने कुछ चीज़ें इनको बताई, या वर्ल्ड वॉर में उनके कुछ प्रॉमिसेस हुए, और इस तरीके से वो जो वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वहाँ पे ख़त्म हो गया। और 1980 में इनके वाइसराय के साथ, या उनका जो जिसको हम लोग मेन कहेंगे या चेयरमैन कह सकते हैं, वाइसराय मतलब एक चेयरमैन के तौर पे उनकी जो पोस्ट होती है, उसके साथ उनकी बातचीत होकर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वहाँ पे ख़त्म हुआ। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि इमीडिएटली ये वॉर क्यों शुरू हुआ, कि जो ऑस्ट्रियन प्रिंस जो था उसको मार दिया गया था, एक सर्बियन ने उसको मार दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं उनको पता था, ऑस्ट्रिया को, कि ये सर्बियन ने इनको मार दिया है और इसमें सर्बिया का हाथ है। तो इस तरीके से ये झगड़ों के वजह से इनमें वॉर शुरू हुआ था। तो ये स्टोरी के जैसा याद रखना है, ये दो ग्रुप्स याद रखना है आपको। कौन से वाले? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये जो था ये फ्रेंच स्टेट थे, और जो जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्किस्तान, बल्गेरिया ये अलग एक ग्रुप था। ये किसके? इंग्लैंड के अपोज में जर्मनी था, इंग्लैंड के अपोज में जर्मनी था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्किस्तान और बल्गेरिया ये एक ग्रुप में थे। दूसरे साइड में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। तो इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इनके साथ इन्होंने दोस्ती का हाथ निभाया, और उसके साथ अमेरिका भी जो था इसमें पार्टिसिपेट हुआ वॉर करने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ? लीगल नेशनल फाउंडेशन हुआ, जहाँ पे हम लोग कहते हैं एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, एक नेशन की स्थापना होती है ना इसके बाद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसके बाद राष्ट्र संघ बनाया गया। वो किस तरीके से बनाया गया ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी आपको 8.1 जितना बता दिया गया है उतना आपने पढ़ना है, और उसको आपस में जोड़ने की कोशिश करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आपको पढ़ा दूँगी। अभी ये भी पढ़ लेंगे हम, लीग ऑफ द नेशंस कैसा फाउंडेशन हुआ, फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस देखेंगे इंशाल्लाह। फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस में ये दिखता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर से नहीं होने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई थी सिंसियरली, कि ये ऐसा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए जिसमें सबका नुकसान हो जाए। उसके बाद उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाए। पॉलिसीज़ ये थे कि उनका जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था वो बहुत पीस लविंग था, आइडियलिस्टिक लीडर था, जिसको शांति बहुत ज़्यादा पसंद थी।
बहुत खामोशी से सब चीज़ें करना पसंद थी, इसलिए उन्होंने मिलके पूरे जो स्टेट से मिलके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने एक नेशन बनाया, इस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, जो इसने बनाया इसलिए कि स्टेट स्टेट में झगड़े ना हो, फसाद ना हो और आपस में अच्छे से रहे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ की थी। और उसमें उनका मेन रोल यही था कि हमारे बीच में झगड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फेल होने के बाद या इसमें हार जाने के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है, इनको ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसमें इनको मेंबर बनने की परमिशन नहीं थी। अमेरिका ने कहा था कि यहाँ पे जो है, जो वर्ल्ड वॉर में जो हार चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया था और जर्मनी था, उनको मेंबरशिप नहीं मिली थी। लेकिन अमेरिका जो है, उन्होंने भी इसमें अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ रखा था, वो इसमें मेंबर नहीं थे, इन्होंने ये अपने अंडर में नहीं लिया। तो लीग नेशन जो उन्होंने जो बनाया था, वो उन्होंने उसके मेंबर इंग्लैंड और फ्रांस को दिया था। ये फ्रांस के अंडर में ये चीज़ें हुई थी, जिसमें आपको बता दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट में एज द रिजल्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस में रिटेन देयर डोमिनेंस इन द लीग। तो उनको डोमिनेंसी दी थी कि ये इंग्लैंड और फ्रांस था, लेकिन अमेरिका ने ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट उनका था, लेकिन वो खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस को इसकी सब जिम्मेदारी दी थी कि इस तरीके से उन्होंने नेशन को कैसा चलाना है और किस तरीके से उसको पीसफुल रखना है, ये इनकी पॉलिसीज थी। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, इसका टॉपिक 8.1 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा था लेसन नंबर 8 का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको पॉइंट वाइज पढ़िए, जितना हो सके उतना बुक्स साथ में रखिए। उर्दू के बच्चे भी उर्दू बुक साथ में रख के उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मैं इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बोल सकते हो। या स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको फ़ोन नंबर मेरा है आपके पास, आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 8.2 ये पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।